Hi everyone, welcome back to my channel. I am well and I hope all of you are doing very well. आज से मैं आप लोगों को वीडियो सीरीज और वीडियो दूंगा डायरेक्ट टैक्स के लिए जो भी बच्चे अपेयर करने वाले हैं सीए इंटर और सीए फाइनल फॉर मई 23 एंड नवंबर 23। आज डे 1 है, आज पहला दिन है। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंदर में आपका आएगा कि प्रीवियस ईयर क्या, असेसमेंट ईयर क्या है, फिनेंस एक्ट कैसे आता है, इसके अलावा आपके कितने तरह के असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट के रेमिडीज क्या हैं, ये सब मैं एक बर्ड्स ओवरव्यू में, एक ब्रीफ में मैं आपको लेके जाऊंगा। डिटेल में जब उस टॉपिक में जाऊंगा तब मैं उसको डील करूंगा। आज एक सिनॉप्सिस रूप में आपको मैं बताऊंगा ताकि आपका आइडिया हो, आपका अंडरस्टैंडिंग हो और मेरे आगे के क्लास में इससे बहुत अधिक हेल्प मुझे मिलेगी, प्लस आप लोग को भी मिलेगी समझने में। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो बच्चे मई 23 और नवंबर 23 के लिए हैं, सीए इंटर, सीए में फाइनल, सीए फाइनल, ये जो वीडियो है ये आपका एप्लीकेबल उन सभी के लिए है जो टैक्स जानना चाहते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लेवल। दैट मीन्स दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर बीकॉम लेवल ऑल्सो, इंटर लेवल ऑल्सो, फाइनल लेवल ऑल्सो, एंड दोज हु वांट टू get acumen on this subject, this video is also relevant for them also. आप देखिए जो बच्चे मई 23 नवंबर 23 में देंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा। अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है 1/4/22 टू 31 मार्च 23। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। हम अपने इस वीडियोज में जो मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाला हूं, इसमें मैं कोई टैक्स के सेक्शन या किसी अधिक डिफिकल्ट टॉपिक को मैं डील नहीं करूंगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कैप्सूल फॉर्म में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो पूरे देखने के बाद कैसा लगता है आप मुझे काइंडली कमेंट में बताइएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। देखिए तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज द अर्न्ड। Now in this case, in our case, what is the previous year? Previous year is 1/4/22 to 31 March 2023. Assessment year क्या होता है, assessment year always follows previous year. Assessment year means वो year जिसमें आपका अर्न किया हुआ इनकम टैक्स होता है। Assessment year means the year in which income is taxable, and assessment year always follows previous year. Assessment year हमेशा previous year को follows करता है और in our case assessment year is 1/4/23 to 31 March 24। समझ में आया आप लोगों को। तो प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर आपका 1/4/22 टू 31 मार्च 23 एंड असेसमेंट ईयर क्या है 1/4/23 टू 31 मार्च 24। जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो लॉ बनाते हैं वो ऑलवेज बात करते हैं, वो हमेशा आपसे असेसमेंट ईयर में बात करेंगे। लॉ मेकर ऑलवेज स्पीक इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर। काइंडली आप लोग एक नोट भी करते रहिएगा ताकि ये आपके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अभी देखिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है, हमारा प्रीवियस ईयर आपका है 1/4/22 टू 31 मार्च 23। तो हमारे प्रीवियस ईयर के लिए बजट कौन सा होगा, हमारे प्रीवियस ईयर के लिए बजट आपका होगा बजट 22। तो बजट कब पास होता है, बजट हमेशा 1 फरवरी 2022, माने बजट हमेशा 1 फरवरी को ही पास होता है एक्सेप्ट द इलेक्शन ईयर। तो आप देखिए तो हमारे लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है, हमारे लिए बजट 2022 एप्लीकेबल है। ये पास कब हुआ था, 1 फरवरी 2022 को पास होगा। बजट हमेशा 1 फरवरी 22 को पास होता है एक्सेप्ट इलेक्शन ईयर को छोड़ के। जब नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है, जिस साल इलेक्शन होता है, तो जब नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है, लोकसभा के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो उस समय फिर बजट लेके आते हैं। इन अदर केसेस बजट हमेशा 1 फरवरी 22 को ही पास होता है। बजट में क्या पेश किया जाता है, बजट में आपका पेश किया जाता है फाइनेंस बिल 2022, फाइनेंस बिल 22 पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है। फाइनेंस बिल 22 में क्या होते हैं, फाइनेंस बिल 22 में अमेंडमेंट होते हैं। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसका जो अमेंडमेंट होता है वो थ्रू फाइनेंस बिल के थ्रू होता है। तो फाइनेंस बिल के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं।
जो गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ लगता है कि चेंज करना चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस लाना चाहिए टैक्स बेस को इंक्रीज करने के लिए, वो सब कुछ सोच के फिनेंस बिल में वो उस अमेंडमेंट को लाया जाता है, अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में उसको पेश किया जाता है। समझ गए? अच्छा, ये जो फिनेंस बिल में अमेंडमेंट आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्टिवली होते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे भी होते हैं जो रिट्रोस्पेक्टिवली भी होते हैं, जो प्रीवियस ईयर से भी वो एप्लीकेबल होते हैं, या फिर एक डेडलाइन दे दिया जाता है कि उस असेसमेंट, ऐसा नहीं कि फाइनेंस बिल 22 में जो अमेंडमेंट आएगा वो आपका प्रीवियस ईयर 2020 आपका जो 20 कौन सा प्रीवियस ईयर 22 to 23 में एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं होगा, उसके पहले भी वो एप्लीकेबल हो सकता है। तो फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट आते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। अब फाइनेंस बिल पास होने के बाद क्या होता है, डिबेट होता है, डिबेट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा में आपका डिबेट होता है। डिबेट के बाद क्या होता है, डिबेट के बाद ये पास होता है। पास होने के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट आता है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इस पर साइन करता है, और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद जो ये फाइनेंस बिल था वो क्या हो जाता है, वो आपका बन जाता है फाइनेंस एक्ट। वो आपका क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट 2022। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद फाइनेंस एक्ट 2022 बनता है। समझ गए? तो ये जो फाइनेंस बिल में जो प्रोविजंस आते हैं, ये फाइनेंस बिल में जो प्रोविजंस नॉर्मली एप्लीकेबल होंगे फॉर 1/4/22 से लेकर 31 मार्च 23 के लिए, बट कभी कभी ये रिट्रोस्पेक्टिवली भी होते हैं टू सम एक्सटेंट। जैसे इस बार डिप्रिसिएशन को लेकर आया गया था, 2021 में आया गया था, वो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी था। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट है जो भी लॉ मेकर्स को लगता है कि टैक्स बेस के लिए ठीक है, या फिर जो लूपहोल्स उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए अमेंडमेंट को लाया जाता है। अभी देखिए, जो बजट आपका लाया जाता है तो उसके साथ में क्या होता है, जब फाइनेंस बिल पेश करते हैं पार्लियामेंट में, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जब पेश करती है, तो इस फाइनेंस बिल को बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में पार्लियामेंटेरियन को समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट लाया जाता है जिसको हम कहते हैं पिंक डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं बताइए? तो पिंक डॉक्यूमेंट, पिंक डॉक्यूमेंट। ये पिंक डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये पिंक डॉक्यूमेंट आपका हो गया मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल, मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पार्लियामेंटेरियन को समझाने के लिए कि व्हाई दिस अमेंडमेंट वाज मेड, हम ये अमेंडमेंट क्यों लेके आ रहे हैं, हम टैक्स रेट में चेंज क्यों कर रहे हैं, या फिर हमने ये प्रोविजन क्यों लेके आया है, इस सभी को समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पिंक डॉक्यूमेंट को लाया जाता है। इस पिंक डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल। आप लोग ये मान के चलिए कि जो भी बच्चे को अमेंडमेंट जानना है कि क्या अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट का पर्पस क्या था, तो आप लोग पिंक डॉक्यूमेंट को जरूर रीड कीजिएगा। जैसे नया बजट आपका फिर 1 फरवरी 23 को आएगा, तो जैसे ही पार्लियामेंट में बजट पेश हो जाएगा उसके बाद वो पिंक डॉक्यूमेंट को आप लोग रीड कीजिएगा, मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल को आप लोग रीड कीजिएगा। ये जो मेमोरेंडम है, इससे आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट का विजन क्या है इस प्रोविजन को लाने के लिए, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा, और आपको अमेंडमेंट समझने में बेटर रहेगा कि आखिर ये क्यों आया गया। अभी ये आपका हुआ जो क्या आपका बजट होता है, कैसे पास होगा, ये आपका हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोग एक नॉर्मल सा जानते हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा असेसमेंट कौन करता है, असेसिंग ऑफिसर करता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हु कैन बी असेसिंग ऑफिसर? असेसिंग ऑफिसर कौन हो सकते हैं? असेसिंग ऑफिसर कौन हो सकते हैं? कौन आपके इनकम कौन आपके रिटर्न को या फिर आप टैक्स के अंदर में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, आपका असेसमेंट कौन कर सकता है? हु कैन बी योर असेसिंग ऑफिसर? सोचिए थोड़ा सा, क्या कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर हो सकता है? क्या चीफ कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर हो सकता है? असेसिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? क्या सीबीडीटी असेसिंग ऑफिसर हो सकता है? तो नहीं। असेसिंग ऑफिसर स्टार्ट होता है आपका ज्वाइंट कमिश्नर से। समझ में आया? तो फर्स्ट रैंक किसका होता है? ज्वाइंट कमिश्नर। इसको मैं फुल में लिखो तो ज्वाइंट कमिश्नर। तो ज्वाइंट कमिश्नर से ही असेसिंग ऑफिसर होता है। ज्वाइंट कमिश्नर से जो सीनियर रहते हैं वो आपके असेसिंग ऑफिसर नहीं हो सकते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ही आपका असेसिंग ऑफिसर हो सकता है। सेकंड क्या होता है, ज्वाइंट कमिश्नर के अलावा कौन होते हैं? डीसी और एसी।
डीसी मीन्स डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर आपके असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर आपके एओ हो सकते हैं। फिर क्या आता है, फिर आपका आता है आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर भी आपका असेसिंग ऑफिसर हो सकता है। तो मैं रैंक वाइज बोलूँ तो किसका रैंक सबसे ऊपर है, ये आपका फर्स्ट रैंक पर है, ये सेकंड रैंक पर है और ये आपका थर्ड रैंक पर है। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर में सीनियर कौन होता है, सीनियर आपका डिप्टी कमिश्नर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला रैंक क्या हो गया, सबसे पहला रैंक हो गया ज्वाइंट कमिश्नर, जो आपका एओ हो सकता है। ज्वाइंट कमिश्नर किसके एओ होंगे, जो बड़े बड़े कंपनी जैसे रिलायंस हो गए, अडानी हो गए, जो बड़े बड़े कंपनी, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उसके जो एओ होंगे वो ज्वाइंट कमिश्नर होंगे। इनका रैंक नंबर 1 है। नंबर 2 पर कौन आता है, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। जो उससे छोटे वाले होंगे वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर में आएंगे। और जो सबसे लोअर रैंक क्या होता है, सबसे लोअर रैंक असेसिंग ऑफिसर का होता है आईटीओ का। जो आईटीओ होते हैं वो आपका वो भी आपका असेसमेंट करते हैं और वो सबसे लोअर रैंक आता है। अब आप ये समझिए, जो मैंने क्या कहा, रैंक 1 ज्वाइंट कमिश्नर, रैंक 2 डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और आईटीओ क्या होता है, रैंक 3 होता है। मुझे अब ये बताइए कि जब कोई बंदा आईआरएस पास करता है तो आईआरएस पास करने पर किस पोस्टिंग पर किस जगह पर उसकी पोस्टिंग होती है, उनकी पोस्टिंग होती है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पर उनकी पोस्टिंग होती है। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर माने आईआरएस पास करने के बाद वो बनते हैं। उसके 10 इयर्स के सर्विस के बाद वो ज्वाइंट कमिश्नर बनते हैं। ठीक है, वैसे यदि मैं आईटीओ की बात करूं तो सबसे पहले आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का इनकम टैक्स ऑफिसर का बनते हैं। इंस्पेक्टर से 10 और 20 इयर्स के सर्विसेज के बाद आफ्टर गिविंग एन एग्जामिनेशन यदि क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद उनको आईटीओ प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको आइडिया हो गया। तो हु कैन बी योर एओ, कमिश्नर कैन नॉट बी योर एओ, additional commissioner cannot be your AO, chief commissioner, principal chief commissioner, CBDT cannot be your AO. AO can be only joint commissioner, DC, AC and ITO. JC, DC, AC and ITO. रैंक आपका JC का फर्स्ट, DC, AC का 2 and ITO का थर्ड रैंक है। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखिए, अभी तो मैंने ये कह दिया कि ये आपका इस रैंक में आ गया। पहले आपका एओ का फर्स्ट रैंक ज्वाइंट कमिश्नर हो गया, सेकंड आपका डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, थर्ड आपका आईटीओ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट का हायरार्की क्या है। डिपार्टमेंट का हायरार्की क्या है, हायरार्की क्या, देखिए डिपार्टमेंट का हायरार्की आपका है, डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या, हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले क्या आता है, सीबीडीटी। उसके नीचे में क्या आता है, उसके नीचे में आप क्या आते हैं, उसके नीचे में आते हैं चीफ सीआईटी। उसके नीचे में क्या आते हैं, उसके नीचे में आते हैं आपका चीफ सीआईटी। एक मिनट एडजस्ट कर ले रहा हूँ। हाँ, उसके नीचे में आते हैं चीफ सीआईटी या प्रिंसिपल चीफ सीआईटी। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आपका आते हैं सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी। समझ गए? और उसके नीचे में क्या आते हैं, उसके नीचे में आते हैं ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और आपका ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईटीओ। ये आपके एओ होते हैं, ये आपके एओ होते हैं, ये आपके एओ होते हैं। देखिए, इस सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी के इक्वल रैंक का एक आपका आता है सीआईटी अपील। क्या आता है बताइए तो, सीआईटी अपील। सीआईटी अपील आप लोगों ने देखा होगा, सीआईटी अपील आपका रहते हैं, सीआईटी अपील आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा। तो सीआईटी और सीआईटी अपील दोनों इक्वल रैंक के होते हैं। लेकिन आप ये बताइए तो ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और आईटीओ जो असेसमेंट करता है, उनका बॉस कौन होता है, उनका बॉस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, उनका बॉस सीआईटी अपील नहीं होता है। इनके जो ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पर अपील किए जाते हैं, वो सीआईटी अपील में अपील किए जाते हैं। बट सीआईटी अपील कैन नॉट बी द बॉस ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड आईटीओ। सीआईटी अपील इज अ सेपरेट सेक्शन, वो पूरा अलग तरीके से अलग सेक्शन हो गया। समझ गए? अब क्या आता है इसमें देखिए, तो सबसे पहले आपका जो भी ऑर्डर पास होगा वो ऑर्डर को यदि कोई एसएससी यदि उस ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो कहाँ अपील करते हैं, वो सीआईटी अपील में करते हैं।
वो CIT अपील के पास जाते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले क्या हो गया, CBDT हो गया। CBDT के नीचे क्या हो गया, चीफ CIT हो गया या प्रिंसिपल चीफ CIT हो गया। उसके नीचे क्या हो गया, CIT हो गई हुआ या प्रिंसिपल CIT हो गया या CIT अपील हो गया या CIT अपील हो गया। फिर क्या आ गया, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड ITO। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है बताइए। तो नॉर्मल होता है कि एक CIT के अंदर में 100 AO होते हैं। एक CIT के अंदर में 100 AO होते हैं। ये जो एक CIT है ना, इनके अंदर में आपका ये जो AO रहेंगे इसकी संख्या 100 रहेगी। समझ गए? और 20 CIT के ऊपर में एक चीफ CIT होता है और 20 CIT के ऊपर में 20 करीब चीफ, माने चीफ CIT कितने को कंट्रोल करते हैं, 20 CIT, प्रिंसिपल CIT और CIT अपील, ये सब मिला के 20 होते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर डिपेंड करता है स्टेट्स पर भी, जो किस स्टेट में है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए अभी क्या आ गया, तो अभी उतने रिलेवेंट इसलिए भी नहीं रह गए क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी आपका ये फेसलेस हो गया। अभी क्या हो गया, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आ गया, फेसलेस आ गया। अभी क्या हुआ बताइए, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। एओ तो आपका वही रहेगा। एओ तो आपका, मैंने क्या कहा था, एओ कौन होता है, एओ आपका जेसी, DC, AC और ITO रहता है। तो AO तो आपका यही रहेगा, लेकिन AO अब क्या होता है, अब आपका ये ऑनलाइन हो गया। अब आपका नेशनल ई असेसमेंट हो गया, नेशनल ई असेसमेंट हो गया। अब ये एक सिस्टम, एक पोर्टल है जिसको हम लोग फेसलेस ही बोलते हैं। हम लोग आगे के क्लासेस में इसको डील करेंगे, जिसको हम लोग फेसलेस असेसमेंट सेंटर भी कहते हैं। फेसलेस असेसमेंट सेंटर के थ्रू अब असेसमेंट होता है, बट वो जो असेसमेंट करते हैं उसमें ये लोग ही रहते हैं, उसमें ये लोग ही रहते हैं। अभी देखिए, अब मैंने क्या असेसमेंट करते हैं, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि असेसमेंट कितने तरह के होते हैं। असेसमेंट कितने तरह के होते हैं, असेसमेंट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले आपका आ गया रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट। सेक्शन 143(3), सेक्शन 143(3). सेकंड क्या आपका हो गया, सेकंड आपका हो गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और लास्टली क्या हो गया, लास्टली आपका हो गया इन असेसमेंट एंड री असेसमेंट फॉर इनकम, फॉर एस्केपिंग इनकम। असेसमेंट और री असेसमेंट फॉर एस्केपिंग इनकम। ये आपका आ गया 144 और ये आपका आ गया 147। एक और होता है 153A, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक और आपका होता है जो 153A, उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। वो सर्च के वाले, सर्च और सीजर में जब जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली आप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट 3 तरह के होते हैं। पहला क्या हो गया, पहला हो गया रेगुलर असेसमेंट। जब आप अपना IT रिटर्न फाइल करते हैं, डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, तभी आपका जो असेसमेंट होता है वो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर और स्क्रूटनी असेसमेंट। तो आप ये मान के चलिए कि इस असेसमेंट को करने के लिए आपका ITR फाइल होना कंपलसरी है। आपने यदि अपना ITR फाइल किया है तभी आपका इसके अंदर में असेसमेंट होगा। आपने यदि ITR फाइल नहीं किया है तो इसके अंदर में असेसमेंट आपका नहीं होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये कब होता है, जब आपने अपना रिटर्न फाइल किया या नहीं किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, ये डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट वाला डिपेंड करता है, रेगुलर 143(3) डिपेंड करता है कि आपने ITR फाइल किया नहीं किया, बट 144 डिपेंड नहीं करता है कि आपने ITR फाइल किया या फिर नहीं किया। 144 का असेसमेंट हो सकता है कि आपने ITR फाइल नहीं किया हो, फिर भी आपका 144 का असेसमेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द AO। समझ गए? और सबसे लास्ट क्या होता है कि आपने तो रिटर्न फाइल किया था या आपका असेसमेंट पहले हो चुका है, बट कुछ इनकम ऐसे थे जिसको आपने छुपा दिया था, तो उसके लिए आपका इनकम इसके असेसमेंट फॉर एस्केपिंग इनकम, उसके लिए आपका होता है 147 में। तो मैं आपको फिर से बताऊं, असेसमेंट कितना तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए, 143(3), 144 एंड 147। समझ में आया? आगे देखते हैं। अभी देखिए,
मैंने आपको क्या कहा था, जो एक मैंने आपको डिपार्टमेंट का हायरार्की बताई थी, क्या होती है, पहले सीआईटी होती है और सीआईटी अपील, दो अलग अलग पार्ट होते हैं। सीआईटी के अंदर में एओ सब आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, चीफ सीआईटी, इन सब का काम क्या होता है। तो हम इसको डील करते हैं कि यदि कोई ग्रीवेंस होता है, यदि किसी को असेसमेंट, जो एओ ने जो असेसमेंट पास किया है उसके अगेंस्ट यदि किसी को जाना हो तो वो कैसे जाए, उसके लिए क्या ऑप्शन है, देखिए मैं देखता हूँ आपको। जो एओ ने जो ऑर्डर पास किया था उसके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट क्या रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग इसको मोटे मोटे तरीके से डील करेंगे, मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज का जो क्लास है वो सिर्फ बर्ड्स आई व्यू है। मैं सिर्फ आपको सिंपल लैंग्वेज में, कैप्सूल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि ये सभी होते हैं। हम जब डिटेल में जाएंगे तब हम इसको बहुत लंबा टाइम दूंगा, बहुत लंबे 2-3 वीडियो में इस पर दूंगा, इसीलिए इस पर आप अभी इतना मत समझिए, आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए कि यदि एओ का ऑर्डर पास होता है तो आपके पास में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, सबसे पहला रेमेडीज आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, सेक्शन 154। ये क्या होता है, जो एओ ने जो ऑर्डर पास किया वो अपैरेंट है, वो देख के ही समझ में आ रहा है कि ऑर्डर गलत है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, करना था 3%, लिखा 3%, बट जब ऐड किया तो वो हो गया 5%, समथिंग लाइक दैट। ऐसे मिस्टेक है जिसके लिए कोई आर्गुमेंट की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए लॉ की आवश्यकता नहीं है, जो एस्टैब्लिश्ड है कि ये मिस्टेक है, जो अपैरेंट इन नेचर है, उसके लिए हम उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स है। जिसके लिए कोई आर्गुमेंट पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए टू व्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसे मिस्टेक को हम कहते हैं अपैरेंट मिस्टेक। और उस मिस्टेक के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक फाइल किया जाता है, एओ को बताया जाता है कि आपने ये मिस्टेक किया था और उस पर वो उसको रेक्टिफाई कर देता है। ये आपका हो गया अपैरेंट इन नेचर, स्पष्ट है, जिसका टू व्यू पॉसिबल नहीं है, लॉ के आर्गुमेंट की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपका आता है। सेकंड क्या हो गया कि मान लीजिए जो ऑर्डर पास किया गया था वो सब कुछ ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं, मिस्टेक्स नहीं है, बट आप उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा सीआईटी अपील का। पहला ऑप्शन क्या है, देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका सीआईटी अपील का। सीआईटी अपील क्या करते हैं, अपना ऑर्डर पास करते हैं अंडर सेक्शन 250 में। यदि आपको सीआईटी अपील के ऑर्डर से आप सहमत नहीं हो तब आप कहां जाओगे, तब आप जाओगे आईटैट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये अपना ऑर्डर किस में पास करते हैं, ये अपना ऑर्डर पास करते हैं सेक्शन 254 में। यदि आप इसके भी ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं हो तब आप कहां जाओगे, तब आप जाओगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किस में पास करते हैं, 260A में। हाई कोर्ट अपना ऑर्डर पास करते हैं अंडर सेक्शन 260A में। यदि आप हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं हो तब जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आप पास करते हैं अंडर सेक्शन 262 में। यदि आप सुप्रीम कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो। यदि आप ये ऑर्डर भी पसंद नहीं आ रहा तो बहुत से बहुत आप एक रिव्यू के लिए डाल सकते हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देयर इज नो अदर कोर्ट अबव टू द सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर मैं थोड़ा देर बाद में फिर से डील करूंगा। अभी देखो, ये आपका हो गया। सेकंड क्या आ गया, थर्ड क्या आ गया, थर्ड आपका हो गया रिवीजन क्या हो गया बताइए। तो रिवीजन हो गया कि रिवीजन टू सीआईटी अपील नहीं, सीआईटी मतलब मैंने क्या कहा था, एओ का बॉस कौन होता है, एओ का बॉस सीआईटी होता है, प्रिंसिपल सीआईटी होता है। प्रिंसिपल सीआईटी का बॉस कौन होता है, चीफ सीआईटी होता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एओ ने गलत ऑर्डर पास किया तो आप चाहो तो रिवीजन के लिए सीआईटी के पास भी आप जा सकते हो, अंडर सेक्शन 264। आप सीआईटी अपील के पास नहीं गए, आप डायरेक्टली सीआईटी के पास चले जाओ कि भाई आपका जो असिस्टेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप 264 में पहुंच जाओगे सीआईटी के पास में, जो काइंडली इस ऑर्डर को रिवाइज किया जाए। रिवीजन के लिए आप सीआईटी के पास आप जा सकते हो, समझ गए। लेकिन आप ये मान के चलिए जस्टिस के दो ही रास्ते हैं, एक रास्ते जाते हैं अपील के पास, एक जाते हैं रिवीजन के पास। एक जाते हैं अपील के पास, एक जाते हैं रिवीजन के पास। आप यदि अपील में जाते हो तो
आपको यदि इस अपील से यदि आप कुछ खुश नहीं हो तो आप जाओगे ITAT, आप यदि ITAT से खुश नहीं हो तो आप जाओगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप यदि अपील के पास जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपने यदि रिवीजन में गया, आपने यदि रिवीजन में गया तो ऑर्डर पास्ड बाय CIT इज फाइनल। जो CIT का ऑर्डर होता है वो आपका फाइनल है, इट इज नॉट अपीलेबल। इस पर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो, इस पर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो। तो आप बताओ कि आप किस तरफ जाओगे, आप रिवीजन में जाओगे या CIT अपील में जाओगे? आप रिवीजन में ही जाओ, सॉरी आप CIT अपील में ही जाओगे, रिवीजन आप नहीं जाओगे, क्योंकि रिवीजन में यदि आप गए और गलत ऑर्डर पास हो गया तब तो बचने का और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू फॉलो द रिवीजन ऑर्डर पास्ड बाय द CIT। बट यदि आप CIT अपील में जाते हैं, आपके प्रॉपरली आपको एड्रेस नहीं किया जाता है, आपके कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जाता है, तो आप फर्दर आप ITAT जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। अभी देखो, तो मैंने क्या कहा था, जस्टिस के दो ही रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसमें भी चले जाओगे, आप CIT अपील के पास भी चले जाओगे और आप इसके पास भी चले जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में से कोई एक में जाओगे, इस दोनों में से कोई एक में जाओगे, एनी वन। कहाँ जाना है आप लोग सोच लीजिए, आप CIT अपील में जाओगे या रिवीजन के लिए जाओगे। यदि आप CIT अपील में गए तब तो भाई रास्ता बंद हो गया, तब उसके बाद जाने का, आप सॉरी आप यदि CIT में रिवीजन में गए 264 में गए तब तो रास्ता बंद हो गया। लेकिन आप यदि अपील में यदि जाते हो तो आपके ऑप्शन खुले हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि CIT नहीं माने आपकी बात, बट सुप्रीम कोर्ट में आप जाके जीत जाओ। बहुत सारे जजमेंट ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अल्टर हो जाते हैं, मैक्सिमम जजमेंट। समझ में आया? अब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है दैट इज फाइनल जजमेंट। आप इसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते हो। बट SC के जजमेंट को नलीफाई किया SC के जजमेंट को नलीफाई किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में फिनेंस एक्ट में लॉ को अमेंड करके आप SC के जजमेंट को चैलेंज कर सकते, SC के जजमेंट को ओवर रूल कर सकते हो। तो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी ओवर रूल्ड बाय द पार्लियामेंट बाय अमेंडिंग द फिनेंस एक्ट, बाय अमेंडिंग द फिनेंस एक्ट। एक सिंपल सा मैं केस बताऊंगा टाटा टी का। टाटा टी पहले क्या करती थी, टाटा टी पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, टाटा टी के बहुत सारे गार्डन थे जो आसाम में थे। तो टाटा टी अपने सर्वाइवल के लिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक तरीके से ब्राइब पे किया करते थे। इसेंशियल था, नहीं तो वो लोग बिजनेस को बंद कर देते। अब जब जो ब्राइब जो टेररिस्ट को जो भी आपने दिया उसके ऊपर आपने क्लेम कर लिया, उसके ऊपर आपने रिएक्शन क्लेम कर लिया, क्योंकि ये रिलीवेंट टू योर बिजनेस है। जब ये केस आपका CIT अपील में गया तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को घूस दो और वो आप किसी को ब्राइब दो और वो आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंडिचर हो। CIT ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने मना किया, मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में टाटा जी खुद ही पहुंच गए और टाटा जी ने कहा कि देखिए यदि मैं ये पैसा नहीं दूंगा तो मेरा भी बिजनेस बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप सही कह रहे हो और ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बिकॉज यदि ये पैसा नहीं खर्च किया जाएगा तो ये टाटा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सपेंडिचर को अलाउ कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ऐसा यदि होने लगा तब क्या होगा, क्राइम लीगलाइज हो जाएगा। तब जो ब्राइबरी, जो भी घूस बोलो या जो भी बोलो, टूरिस्ट को जो फंड दे रहे हैं वो लीगलाइज हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जब फिनेंस एक्ट के थ्रू इसको अमेंड कर दिया गया, सेक्शन 37 में अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया कि एनी पेमेंट फॉर द ब्राइबरी और फ्रॉड और फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जो AO के ऑर्डर होते हैं, AO के ऑर्डर में पहला आपका होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। यदि कुछ अपैरेंट मिस्टेक्स है तो आप उसके लिए बोल सकते हो कि इस ऑर्डर को आप रिवाइज कीजिए, ये आपका हो गया। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया CIT अपील। आप CIT अपील के पास जा सकते हो, फिर वहां से नहीं मिला तो आप ITAT जाओगे। एक आपका होता है जो रिवीजन के लिए जा सकते हो CIT के पास में, रिवीजन होता है CIT के पास में और अपील होता है CIT अपील के पास में। इसके अलावा क्या होता है ना, जो AO जो ऑर्डर पास करते हैं, AO ऑर्डर जो पास करते हैं, AO ऑर्डर के अगेंस्ट ही यदि
चीफ सीआईटी को लगता है या सीआईटी को लगता है, प्रिंसिपल सीआईटी को लगता है जो एओ ने जो ऑर्डर पास किया है वो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू है, वो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू है, तो क्या होता है, तब क्या होता है जो सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी या चीफ सीआईटी या प्रिंसिपल चीफ सीआईटी ये क्या करते हैं, ये स्यू मोटो उस ऑर्डर को रिवाइज करते हैं, स्यू मोटो उस ऑर्डर को रिवाइज करते हैं जो ऑर्डर पास किया गया है बाय एओ एंड दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू। एओ ने किसी भी तरीके से गलत ऑर्डर पास कर दिया गया जो रिवेन्यू के इंटरेस्ट में नहीं है, तो क्या होता है, तो चाहे तो चीफ सीआईटी, प्रिंसिपल चीफ सीआईटी, सीसीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी स्यू मोटो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, एओ के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है और सेक्शन 263 में ऑर्डर पास कर सकता है। जो ऑर्डर रिवेन्यू के इंटरेस्ट में नहीं है उसको स्यू मोटो ऑर्डर रिवाइज कर सकता है ऑर्डर को। तो ये आपका सेक्शन 263 हो गया। नेक्स्ट एक मैंने लास्ट स्लाइड में कहा था सेक्शन 264, ये कौन सा रिवीजन है, ये रिवीजन है कि जब एओ ने ऑर्डर पास कर दिया और एसएससी को लगा कि ऑर्डर ठीक नहीं पास हुआ है तो यहाँ पर एसएससी अप्रोच करता है किसको, एसएससी अप्रोच करता है सीआईटी को, प्रिंसिपल सीआईटी को, चीफ सीआईटी को, इन सबको अपील करके उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है जिसको हमने लास्ट टाइम रीड किया था, लास्ट स्लाइड में हमने उसको अभी डील किया था। अब मुझे ये बताना कि जो 264 का ऑर्डर है ये तो नॉन अपीलेबल है, ये कहीं भी अपील नहीं हो सकता, ये आपका क्या फाइनल ऑर्डर है, दिस वन इज फाइनल ऑर्डर। इसमें कौन अपील करता है, इसमें एसएससी अपील करता है, जो ऑर्डर पास किया गया वो मेरे फेवर में नहीं है, मैं सीआईटी अपील में नहीं जाके मैं आपका रिवीजन के लिए जाता हूं, रिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं, समझ में आया। तो 264 में कौन अप्लाई करता है, एसएससी अप्लाई करता है, और 263 में कौन अप्लाई करता है, 263 में डिपार्टमेंट, जो सीआईटी है, प्रिंसिपल सीआईटी जो डिपार्टमेंट है वो स्यू मोटो इनकम टैक्स ऑफिसर्स या एओ के ऑर्डर जो था, ज्वाइंट कमिश्नर के, एसीडीसी के जो भी ऑर्डर थे उस ऑर्डर का, उन सभी का एओ का बॉस कौन होता है, एओ का बॉस सीआईटी हो गया। तो सीआईटी को लगा कि एओ ने गलत काम किया, तो जैसे ही सीआईटी को लगा कि एओ ने गलत काम किया वो एक रिवीजन ऑर्डर पास कर सकता है 263 में। मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो 264 के ऑर्डर है वो नॉन अपीलेबल है, फाइनल ऑर्डर है। अब बताइए कि जो 263 में जो डिपार्टमेंट ने रिवीजन कर दिया है क्या इसके अगेंस्ट एसएससी जा सकता है, हाँ एसएससी जा सकता है, 263 ऑर्डर के अगेंस्ट एसएससी जा सकता है, लेकिन कहां जाएगा, सीआईटी अपील के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी है ये आइदर सेम रैंक के या उससे सीनियर है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक रैंक एक मैटर करता है, और चूंकि इसका रैंक सेम है, इनका रैंक सेम है, इसीलिए उनके पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा आईटैट में। ये कहां जाएंगे बताइए तुम, इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो 263 के जो ऑर्डर होते हैं उसके अगेंस्ट एसएससी जा सकते हैं, एसएससी अपील फाइल कर सकते हैं, बट अपील फाइल कहां होगा, अपील फाइल होगा आईटैट में, सीआईटी अपील के पास अपील फाइल नहीं होगा। काइंडली सभी चीज को आप नोट कर लीजिए, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं कि आज मैंने क्या क्या बताया है ताकि आपको वो अच्छी से याद हो जाए। सब पहले प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है 1422 टू 31 मार्च 23। तो सबसे पहले क्या आपका आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया। सेकंड क्या आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया। असेसमेंट क्या हो गया, असेसमेंट ईयर ऑलवेज फॉलोज प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर को फॉलोज करता है। तो प्रीवियस ईयर आपका हो गया 1422 टू 31 मार्च 23। असेसमेंट ईयर 1423 टू 31 मार्च 24। समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा, कितने तरह के एओ होते हैं, एओ 3 तरह के होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, एसीडीसी और आपका हो गया आईटीओ। ठीक है, डिपार्टमेंट का हायरार्की क्या है, डिपार्टमेंट का हायरार्की क्या है, सबसे पहले आपका आ गया सीबीडीटी, सीबीडीटी से नीचे आपका आ गया चीफ सीआईटी, प्रिंसिपल चीफ सीआईटी, फिर आपका आ गया क्या सीआईटी या प्रिंसिपल सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी, और उसके नीचे क्या आ गया, उसके नीचे एओ आ गया। एओ के अंदर में क्या क्या आएगा, एओ के अंदर में ये सारे आ जाएंगे, एओ के अंदर में ये सारे आ जाएंगे। समझ गए। तो ये सारे के सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर डील कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा,
इसके अलावे आपके मैंने क्या बताया था, इसके अलावा मैंने कहा था कि जो फिनेंस एक्ट कौन सा हमारे लिए एप्लीकेबल है, फिनेंस एक्ट 2022 हमारे लिए एप्लीकेबल है। और मैंने क्या कहा था, और मैंने कहा था जो ऑर्डर पास होता है वो अपीलेबल होता है, वो कहाँ का अपील कर सकते हैं। ईओ के ऑर्डर के अगेंस्ट रेमेडी क्या क्या अवेलेबल है। पहला रेमेडी है आपका 154 में, जो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है, जो अपैरेंट इन लॉ है, जो अपैरेंट है, जो देख के समझ में आ रहा है। सेकंड क्या हो गया, सेकंड आपका हो गया कि आप सीआईटी अपील में आप ऑर्डर के लिए रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद क्या हो गया, सीआईटी अपील में अंडर सेक्शन 250 में आप अपील कर सकते हो। और फिर क्या हो गया, रिवीजन के लिए भी आप जा सकते हो, रिवीजन के लिए आपका 264 में जा सकते हो। डिपार्टमेंट विश्यू मोटो रिवीजन कर सकता है। डिपार्टमेंट किसमें करता है रिवीजन, डिपार्टमेंट रिवीजन करता है 263 में। डिपार्टमेंट किसमें करता है, सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी को लगता है कि मेरे जूनियर ठीक से काम नहीं किए हैं, तो वो रिवीजन कर सकता है 263 में। और जो ये 263 का जो रिवीजन होगा, ये क्या होगा, ये आपका आप एसएससी इसके ऑर्डर को कहाँ चैलेंज कर सकता है, 263 के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, 263 ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है आईटेट में। बस आज के लिए इतना ही, मैंने एक बार समरी आपको मैंने कह दिया, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा, फिर मार्जिन रिलीफ क्या, हम लोग लाइन टू लाइन पूरे के पूरे सारे वीडियो हम लोग डील करते रहेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। यदि आपकी कुछ क्वेरी हो तो डू राइट ऑन योर इन द कमेंट बॉक्स, आई लव टू रीड योर कमेंट एंड रिप्लाई ऑन दैट। और ये एक सीरीज या वीडियोज रहेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल, मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।